हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान पाठ एक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो आपकी किताब है सामाजिक विज्ञान की, उसके पार्ट एक का तीसरा पार्ट है। ठीक है, अपन ने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं और अपन ने पिछली क्लास में अपन भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने एक बिंदु संघवाद पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा बिंदु संसदीय शासन पद्धति, जो हमारा संविधान हमें देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भाई, अपने जो एमएलए एमपी वगैरह खड़े होते तो उनको कौन चुनता है? अपन खुद चुनते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी आपने दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। कांता की कहानी थी जिसमें वो वोट डालने गई थी, और कांता एक बहुत पिछड़े वर्ग से आती है, और उसने लाइन में देखा कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, कैसा भी लोग हो, सब लोग लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे थे, यानी यहाँ पे सब समान थे। तो सब देश बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देता है, और वो वोट देकर वो अपने नेताओं को चुनते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वयस्क मतलब जो बड़े हो चुके हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष के ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का योग्य बना दिया है, यानी कि भारतीयों को अपने वोट देने का अधिकार उनको देने के लायक बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। अगर सब लोगों को बराबर वोट का अधिकार देंगे तो सब लोग एक दूसरे को बराबर मानेंगे, कोई ऊंचा होने की कोशिश नहीं करेगा, कोई नीचा नहीं रहेगा। और ये जो अपन लोगों में भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, औरत मर्द के आधार पर, सब लोगों को बराबर माना जाएगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, यानी अपन को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार मिलता है, जिसमें अपन सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सरकार का गठन करते हैं और हमारे लिए फिर काम करते हैं। यानी सरकार बनाने में सीधा योगदान किसका होता है? लोगों का होता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी ना हो, चाहे आदमी किसी भी जाति का हो, ऊंची जाति कहते हैं, नीची जाति, कोई भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, वो चुनाव लड़ सकता है, नेता बन के खड़ा हो सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और प्रतिनिधि चुने जाने के बाद जब वो नेता बन जाता है, लोगों को प्रति जवाबदेह होता है, अपने कार्यों के बारे में लोगों को बताता है कि मैंने ऐसा किया आपके लिए, वैसा किया, लोग उससे जवाब मांग सकते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसके बारे में आप पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। और नेता चुनना, प्रतिनिधित्व चुनना लोगों के द्वारा क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला है हमारा तीसरा पार्ट, शक्तियों का बंटवारा, यानी ताकत का बंटवारा। शक्तियां बंटवारा होती है, ताकत किसी एक समूह के पास नहीं होती। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब जो अपन नेता चुनते हैं वो विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका यानी जो हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं जितने भी, वो कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह आते हैं, वो न्यायपालिका में आते हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, हमने पूलिया जो हमारे जो नेता जो हम चुनते हैं। कार्यपालिका में ऐसे समूह है जो कानूनों को लागू करने में, शासन चलाने में काम करते हैं। जो सरकारी कार्यालय है वो कार्यपालिका में आते हैं, जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करने में काम करते हैं। न्यायपालिका, और तीसरा हिस्सा है न्यायपालिका, जो ये देखता है कि कोई नियमों का गलत फायदा ना उठाए, कोई कानून को तोड़े ना, और तोड़े तो उसको सजा दी जाए। ये न्यायपालिका का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम होता है। न्यायपालिका के बारे में आप पुस्तक की पार्ट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों को शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। सभी तीनों हिस्सों को अलग अलग शक्तियां दी गई जिससे वो एक दूसरे को रोक सकें। अगर कार्यपालिका गलत काम कर रही है तो उसको विधायिका और न्यायपालिका रोक सकती है। अगर विधायिका गलत काम कर रही है उसको न्यायपालिका, कार्यपालिका रोक सकती है। और न्यायपालिका गलत काम कर रही है तो उसको विधायिका और कार्यपालिका रोक सकती है। शक्तियों में के इन बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, और इस तरह के तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यानी कोई भी अंग अपनी सत्ता का गलत उपयोग नहीं कर सकता। संविधान में कुछ ऐसा सभी को ताकत दी गई है।
हमारे संविधान का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? जो हमें देखो कुछ 6 या 7 जरूरी अधिकार दिए गए हैं। निजता का अधिकार, बोलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, समानता का अधिकार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ये भारत के संविधान का सबसे मुख्य भाग कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, कि जैसे अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने, वैसे ही ऐसा ना हो स्वतंत्र भारत में। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो सत्ता का दुरुपयोग को रोकें, लोगों के का शोषण करने से रोकें। लिहाजा मौलिक अधिकार देश में सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार ये करते हैं कि कोई भी नागरिक हो जो सत्ता में हो, पावर में हो, चाहे बड़ा इंसान हो, अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं कर सकता और अपनी सत्ता का भी दुरुपयोग नहीं कर सकता, दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी बाकी अगर कुछ लोग सत्ता में अगर कुछ नेता बन गए तो जो आम आदमी है उसके अधिकारों का और उस अधिकारों की रक्षा करता है और इस तरीके से संविधान को बचाकर रखता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। और जो अल्पसंख्यक यानी जो कम मात्रा में लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी कानून हो जो मतलब, क्योंकि हम पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब पिछड़े वर्ग हैं, तो पिछड़े वर्गों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए जिससे वो समाज में ऊपर उठ सकें और उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। जैसे अपन बोलते हैं ना, रिजर्वेशन होता है या फिर कि आप जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, तो ऐसे कानून बनाए गए संविधान में। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके 2 उद्देश्य हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? हम संविधान बनाने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अम्बेडकर ने, और ये हमारे संविधान बनाने की संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। पहला, हर एक नागरिक, 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, हर एक नागरिक के पास ये अधिकार जा सके और वो इस स्थिति में हो कि इन अधिकारों का उपयोग कर सके। ठीक है। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार जो भी कानून बनाने वाली संस्था है वो भी इन अधिकारों का पालन करे और इन अधिकारों के हिसाब से ही कार्य करे। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। खंड नीति निर्देशक तत्व, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये खंड इसलिए जोड़ा था कि ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाए जा सके। इसमें कुछ ऐसी बातें दी गई हैं बच्चों जिसके हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, जैसे कि बूढ़ों बुजुर्गों की मदद करें, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाए जिससे उनको उठाया जा सके, वातावरण को बचाए, समाज की एकता के लिए कार्य करे। तो ऐसे कुछ नीतियां हैं जिनके ऊपर सरकार को चलना चाहिए। तो ये इस खंड नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके सामने अपने सामने रखें। तो हमारी सरकारें ऐसी हों जो ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाए जो सभी लोगों को बराबर रखें, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाकर अमीर और जो ऊंचे वर्ग के लोग उनके बराबर लाएं। अगला है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारा संविधान किसी भी धर्म को अपनाता नहीं है, सभी धर्मों को बराबर मानता है और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, लेकिन हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी कोई भी धर्म राज्य का नहीं है। इस बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है।
अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। हमने इतना गुलामी झेली है जिसके कारण हमने इतना अच्छा संविधान बनाया, लोगों के साथ दोबारा कोई ऐसा शोषण ना हो सके जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया है। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। तो संविधान जो देश के कुछ आदर्श हैं उनको साकार करने में मदद करता है। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उस तरीके देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। अगर जैसे फुटबॉल के नियम बदलेंगे तो गेम बदल जाएगा, वैसे संविधान को अगर आप ज़्यादा बदल दोगे तो संविधान भी बदल जाएगा, देश का स्वरूप भी बदल जाएगा। हम नेपाल में देख चुके हैं जहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। नेपाल का उदाहरण देखा था जहाँ पे उन्होंने पुराने संविधान को हटाकर एक नया संविधान बनाया जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक हो। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें, जितना आपको समझ में आए उतना समझे बच्चों। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारत संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। तो आने वाली क्लासेस में संविधान के बारे में आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो उस चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में आपको इसके प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे जिनको आपको अलग नई कॉपी बनाकर करने हैं। जैसे हर साल सामाजिक विज्ञान की 3 या 4 कॉपी बनती हैं, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग और राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की अलग, तो वैसे अलग कॉपी आपको बनानी है और नई कॉपी बनाकर राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की कॉपी बनाकर उसमें पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर जो आपको अगली क्लास में दे दी जाएंगे उनको करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।